ओम त्रिदेवीभ्यो नमः। त्रिशक्ति हीलिंग में पुनः आपका स्वागत है। 17 मई को एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना होने वाली है और वो ये है कि शनिदेव अभी जिस राशि में है, मीन राशि, उसी में अपने नक्षत्र उत्तर भाद्रपद से रेवती नक्षत्र में जाने वाले हैं। इस गोचर का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव है। मेरे साथ बने रहिए। मैं विश्व, सभी 12 राशियों और कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। पर यह पूरे वीडियो को आरंभ करने से पहले एक बहुत ही आवश्यक सूचना, चेतावनी, प्रार्थना, अपेक्षा, जो भी आप मान ले। रेवती नक्षत्र में जब तक शनि है, और मैं इसके बारे में बताऊंगा मैं क्यों जब तक कह रहा हूं, क्योंकि इस बार शनि वक्री होकर 2 बार इसके बाद फिर से वापस जाएंगे रेवती नक्षत्र में। तो जब तक शनि रेवती नक्षत्र में होंगे, ये समय है आपके लिए आपके जीवन में बहुत अच्छे मार्गदर्शन को प्राप्त करने और उस मार्गदर्शन के अनुसार चलने का। अगर आपके जीवन में आपका अहंकार सभी मार्गदर्शनों से बड़ा है, या आपके पास कोई अच्छा मार्गदर्शक नहीं है, या आपके पास कोई अच्छा गुरु, कोई आपका बड़ा, आपके माता पिता या परिवार के बड़े जन या कोई सज्जन नहीं है जो आपको दिशा दिखा सके, सो अगले 30 वर्षों के लिए जो आपकी शुरुआत होगी वो कमजोर पड़ सकती है। और अगर आपके पास अच्छा मार्गदर्शन है और आप उस मार्गदर्शन को लेकर चलते हैं, तो आप अगले 30 वर्षों में अपने आप को बहुत ही सफल पा सकते हैं। ये आपकी कुंडली पर निर्भर करता है कि आप कितना कर पाएंगे। चलिए अब आज के विषय पर ध्यान देते हैं। तो कई सारी महत्वपूर्ण चीजें हैं। शनिदेव हैं, शनिदेव का मीन राशि में होना है, शनिदेव का उत्तर भाद्रपद राशि से रेवती नक्षत्र में जाना है। तो कई सारी चीजों के बारे में बात करना है, पर पहले हम ध्यान देंगे कि रेवती नक्षत्र का महत्व क्या है। आप में से जो ज्योतिष को जानते हैं, सीखते हैं, वो जानते होंगे। जो नए हैं या जो नहीं जानते उनके लिए हमारे सभी नक्षत्रों का आधिपत्य किसी एक ग्रह को दिया गया है। तो रेवती नक्षत्र बुध का नक्षत्र होता है। बुध हमारे लिए एक बहुत ही प्रमुख ग्रह है। बुध हमारे मूलाधार चक्र से जुड़ा हुआ है। बुध इस भौतिक विश्व से जुड़ा हुआ है, जिसको हम ये मॉडर्न वर्ल्ड कहते हैं, उससे जुड़ा हुआ है। बुध को चंद्र का अंश भी माना जाता है। बुध चंद्र का पुत्र होता है, उसकी भी एक कहानी है। और चंद्र का पुत्र होने के नाते चंद्र मनस, मन, शरीर, उसका एक अंश बुध में आता है। इसके अलावा बुध आपकी बुद्धि, आपके व्यवसाय, आपके बिजनेस, कई सारी चीजों से जुड़ा है। बुध आपकी वाणी, आपके कम्युनिकेशन, आपकी नेटवर्किंग से भी जुड़ा है। नेटवर्किंग शनि से भी होता है। तो बुध एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। और बुध का नक्षत्र और बुध के नक्षत्र में शनि का आना। अब शनि क्या है? शनि एक कर्मठ ग्रह है जो कर्म का आधिपत्य रखते हैं। ये कर्म का आधिपत्य के अलावा ये व्यवस्था, अनुशासन, सेवा, अपने से कम जो लोग हैं, समाज में जो निचले वर्ग के लोग हैं, जो समाज है, इन सभी चीजों को शनिदेव दर्शाते हैं। शनिदेव इनको बहुत ही ध्यान से देखते हैं। इन सभी कारकत्वों को शनिदेव इनसे जुड़े हुए फल और परिणाम भी देते हैं। तो वो जा रहे हैं रेवती नक्षत्र के अंदर। रेवती नक्षत्र जो, जैसे मैंने बताया, बुध का नक्षत्र है। रेवती नक्षत्र आखिरी नक्षत्र भी है। रेवती नक्षत्र मीन राशि के गंडांत में भी पड़ता है। तो यहां पर एक अलग ही, जिसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेटिव, परिवर्तक एक ऊर्जा होती है। मीन राशि के बारे में एक छोटी सी कहानी बताई गई है कि जब ब्रह्मा जी अपने योग निद्रा में बैठ करके वेदों का उच्चारण कर रहे थे, तो उस उच्चारण को एक दैत्य हयग्रीव ने सुन लिया। और यह हयग्रीव
उस विद्या को लेकर के देवों से बचने के लिए समुद्र के द्वारा पाताल लोक की तरफ कूद पड़ा। तब विष्णु जी के पहले अवतार मत्स्य अवतार ने जाकर के उसका उसको हरा और वेदों को वो वापस लेकर के आए। मैं आपको ये कहानी क्यों सुना रहा हूं? क्योंकि मीन राशि का जो चिन्ह है और रेवती नक्षत्र का जो चिन्ह है वो दोनों में मत्स्य आते हैं, और रेवती नक्षत्र के जो मत्स्य है वो विष्णु जी के मत्स्य अवतार से प्रेरित है। तो विष्णु जी जिस प्रकार मत्स्य अवतार लेकर के वेदों को बचा के हमारे लिए लेके आए, रेवती नक्षत्र ऐसे ही बहुत ही गहराई से अपने परिवर्तन द्वारा अपने परिचय को पाना, अपने धर्म को पाने का नक्षत्र है। रेवती नक्षत्र कई चीजों का शुरुआत करता है, और इसको समझने के लिए आपको यह भी देखना पड़ेगा कि आपके रेवती नक्षत्र के पहले और बाद में कौन से नक्षत्र आते हैं। उत्तर भाद्रपद पहले आता है जो शनि का नक्षत्र है, और रेवती नक्षत्र के बाद अश्विनी नक्षत्र आता है जो केतु का नक्षत्र है। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में जब शनि आते हैं, शनि मीन राशि में आए, मीन राशि में भी उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में आए, जैसे ही उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में शनि आते हैं आपके कर्मों का लेखा जोखा वो करने लगते हैं। कैसे कर्म? जो जैसे मैंने आपको बताया, शनि कर्मठ हैं, शनि व्यवस्था देखते हैं, शनि अनुशासन देखते हैं, और वो पिछले 30 वर्षों का अब अनुशासन देख रहे हैं। मोटा मोटा अगर मैं कहूं तो 26-27 वर्षों का, क्योंकि शनि को एक पूरा परिक्रमा, शनिदेव को एक पूरी परिक्रमा करने के लिए 29.5 साल 30 साल के आसपास लगते हैं। तो उसमें से तकरीबन 26-27 सालों का जो कर्म है, यानी कि जब से आप मेष राशि में शनिदेव आए वहां से लेकर के जब तक कुंभ राशि में शनिदेव आए, आपने क्या किया, आपने किन चीजों का पालन किया, किन चीजों का पालन नहीं किया, जिन चीजों का पालन किया उसमें से धर्मार्थ क्या थे, अधर्म क्या था, इन सभी चीजों का बही खाता होने लगता है। तो जैसे ही शनि मीन राशि में आते हैं तो आप देखेंगे इस पूरे विश्व में एक प्रकार से चीजों का लेखा जोखा सब निकलने लगता है। गूढ़ रहस्य, दबी हुई चीजें और उनके ऊपर निर्णय कार्रवाई होने लगती है, क्योंकि यह भी है कि मीन राशि गुरु बृहस्पति की राशि है। देवगुरु बृहस्पति क्या है? वो न्याय, अनुशासन और कृपा के भी स्वामी हैं। कई सारे कारकत्व हैं, पर यहां पे हम देखेंगे न्याय, अनुशासन। और जब शनिदेव जो कर्म और अनुशासन के आधिपत्य रखते हैं, कारकत्व रखते हैं, जब वो आते हैं तो दोनों ये मिलके, देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव मिलके सभी के कर्मों का लेखा जोखा करते हैं। इसलिए जब जब शनिदेव मीन राशि में आते हैं आप देखेंगे कि इस विश्व में काफी उथल पुथल होती है। और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में इसकी पूरी तैयारी होती है, क्योंकि उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में आप स्वयं ही गहराई में जाके अपने जीवन को देखते हो। और बहुत सारे लोगों के साथ अभी ये हो रहा होगा कि वो देख रहे होंगे कि मेरे जीवन का क्या अर्थ है, क्या क्या मैंने किया, क्या मैंने पाया, जो मैं कर रहा हूं उसका क्या है। आप सामान्य जन में देखेंगे, मनुष्य में देखेंगे कि एक उथल पुथल है। मैं पैसे तो कमा रहा हूं पर इसका कोई फायदा है कि नहीं, इस जीवन का क्या फायदा, ये जीवन आगे कैसे चलेगा। इस प्रकार के कई सारे प्रश्न उठने लगते हैं जब शनि उत्तर भाद्रपद में आते हैं। और इन्हीं बही खातों का जो आगे करने का काम है वो हम उत्तर भाद्रपद में नहीं कर पाते। हमें पता होता है कि ये सही है, इसको हमें और करना चाहिए, ये गलत है और इसको हमें नहीं करना चाहिए। पर कई बार हम लोग उस चीज पर अपना रुझान नहीं ला पाते और हम क्रिया नहीं कर पाते उस पर। वो काम शुरू होता है रेवती नक्षत्र में आने के बाद। तो आप में से कई सारे लोग ये देखेंगे कि इस विश्व में आपके जीवन में व्यवस्थाएं बदलेंगी। जहां जहां आपकी अच्छी व्यवस्था है वो और बढ़ेगी, और जहां जहां चीजों में अच्छी व्यवस्था नहीं है, जहां पे भी कर्मठता नहीं है, जहां पर भी अनुशासन नहीं है, वहां हर जगह बदलाव आएगा। तो जो भी सकारात्मक है उसको बढ़ावा मिलेगा, जो भी नकारात्मक है या अनुचित है या अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है आपके जीवन के लिए, उन सभी चीजों में बदलाव आएगा। ये निष्कर्ष है। इसलिए मैंने आपको इस वीडियो के शुरुआत में ही कहा था कि यह समय है
एक अच्छे मार्गदर्शक के आपके साथ होने का, एक अच्छे गुरु के आपके साथ होने का, आपको अच्छा मार्गदर्शन मिलने का। अगर आपको ऐसा मार्गदर्शन मिलता है तो आप धर्म के पथ पर चल पाएंगे, क्योंकि शनिदेव रेवती नक्षत्र से निकल के जब केतु के नक्षत्र अश्विनी में जाएंगे, मंगल की राशि मेष राशि में जाएंगे, जो नई शुरुआतों को दर्शाता है, वहां पर आप फिर धर्म को समझकर सही कर्मों को कर पाएंगे। अन्यथा मेष की अग्नि किस प्रकार से व्यर्थ जाती है, ये हमें सबको पता है, और जिनको पता नहीं है इस बात का को ध्यान देंगे अपने जीवन में तो आपको पता लगेगा। अब इस भूमिका के साथ चलिए ये भी देखते हैं कि जब हम ज्योतिष में बात करते हैं तो इसमें रिसर्च का, और इसमें जो पहले ऐसे जब भी समय आया उसमें क्या हुआ, इसका बहुत योगदान होता है समझने के लिए कि हमें कैसे आगे का रुझान रखना है। तो मैं विश्व को भी लूंगा, और क्योंकि मैं आप सभी के जीवन को तो नहीं जानता, तो मैं आपको प्रेरित करूंगा ये देखने के लिए कि जब पिछले बार शनि मीन राशि में आए थे और उसमें भी रेवती नक्षत्र में आए थे, तो आपके जीवन में क्या हुआ था। तो अगर आपका जीवन इस वक्त 30 साल के आसपास का है, या 30 से अगर कम 30 साल के आसपास है, या 30 से थोड़ा ऊपर है, तो आप जरूर आपने अप्रैल 97 से लेकर के अप्रैल 98 का समय देखा होगा। तो आप देखिएगा कि उस वक्त आपके जीवन में क्या हुआ, और अगर आपकी आयु उससे भी ज्यादा है, 60 साल से ऊपर है, 65 साल के आसपास है, तो मई 67 से लेकर के जून 68 का समय और सितंबर 68 से लेकर के मार्च 59 का समय, ये देखिएगा, इसमें भी शनि रेवती नक्षत्र में से गुजरे थे। तो देखिएगा आपके जीवन में क्या हुआ। अगर हम विश्व को देखें इसमें, तो जो पहला समय था मई 67 से लेकर के जून 68 का, और उसके बाद सितंबर 68 से लेकर के मार्च 59 का जो समय था, इस वक्त विश्व युद्ध के 2 के बाद जो दुनिया ऊपर उठी थी और कई लोगों की ताकत बढ़ी थी, देशों की ताकत बढ़ी थी, उसके बाद यह समय एक ऐसा आया जहां पर बहुत सारे विद्रोह हुए, छात्रों ने विद्रोह किए, लोगों ने विद्रोह किए। किसके किसके खिलाफ विद्रोह किए? जो सरकारों की व्यवस्थाएं थी, बड़े बड़े जो औद्योगिक लोग थे, उनके खिलाफ विद्रोह हुआ, व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह हुआ, क्योंकि वो देख रहे थे कि उन उन व्यवस्थाओं में अब विश्वास रखना मुश्किल है। वियतनाम युद्ध जैसे युद्ध हो रहे थे, उनके खिलाफ विद्रोह हुए थे। अगर आपको याद होगा तो हिप्पी मूवमेंट इस टाइम उठा था, और ऐसे कई सारे बदलाव विश्व में आए थे, जो ज्यादातर अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं समाज और सामाजिक तौर तरीकों को लेके था, वो शासन प्रशासन को लेके, उनकी व्यवस्थाओं को लेके था, और ये विश्व भर में इसका असर हुआ था। भारत में भी अगर आप देखें तो 67 के आसपास जो इलेक्शन हुए, अगर मुझे ठीक से याद है, तो कांग्रेस को पहली बार झटका लगा था, क्योंकि उन्हें बहुमत नहीं मिली थी, और शायद उस वक्त 16 हमारे राज्य होते थे, 16 राज्यों में से शायद 9 राज्यों में पहली बार उनकी सरकार नहीं आ पाई थी, केंद्र में भी उनकी सरकार नहीं आ पाई थी। तो कांग्रेस का पतन जो है वो 67 से शुरू हो गया था, और अगर कांग्रेस अपने आप को संभाल लेती उस वक्त, तो जो वापस 96 में उनका पतन पूरी तरह से पक्का हुआ, और अगर आप वापस 97 को देखेंगे आप, तो अगर आप वापस 97 को देखेंगे अप्रैल के आसपास, उस टाइम पहले देवगौड़ा जी की सरकार थी, फिर उसके बाद आई के गुजराल की सरकार आई, फिर उसके बाद 98 में कहीं जाकर के फिर वाजपेयी जी की सरकार आई थी, तो वापस उथल पुथल का बहुत समय था। तो जो कांग्रेस का पतन शुरू हुआ, जो 66 के आसपास शुरू हुआ, वो 97 में जाकर के और भी गहरा हुआ, और फिर हमें पता है कि कहां 2014 के बाद उनका पूरा ही पत्ता साफ हुआ है। तो ऐसे कई सारे बदलाव हमारे विश्व में हुए। अगर आप 97 और 98 के समय को देखें, ये वो भी समय था जब वापस विश्व में इंटरनेट जैसी चीजें बहुत भारी मात्रा में उसका इस्तेमाल शुरू हुआ। बीपीओस जिसका फायदा भारत को बहुत हुआ, ये दुनिया में बढ़ने लगे, भारत में बढ़ने लगे।
अगर आप भारत को देखें, पिछले 30 सालों में भारत ने अपनी औद्योगिक क्षेत्र में और आर्थिक क्षेत्र में बहुत विकास करी है। कितने ही लोग हैं जिन्होंने पिछले 30 सालों में बहुत धन कमाया है, बहुत उन्होंने अपने लिए संपत्ति, पूंजी सब इकट्ठी करी है। और ऐसे लोग जो पहली बार अपने जीवन काल में अपने परिवार की परंपरा में जिन्होंने नौकरियां करी, बड़े बड़े ओहदे पे आए, बहुत पैसा इकट्ठा किया, ये सब परिवर्तन होता है जब शनि रेवती नक्षत्र में आते हैं और वहां से आगे बढ़ते हैं। क्योंकि वो 30 साल जो हैं, वो 30 साल शनि अलग अलग तरीकों से कर्म करने पर लोगों को प्रेरित करते हैं। तो समझ रहे हैं आप कितना महत्वपूर्ण यह समय है जो आ रहा है। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। अब मैंने आपसे एक और चीज कही थी कि इस बार शनि रेवती नक्षत्र में एक बार नहीं 3 बार प्रवेश करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि शनि 2 बार अब वक्री होंगे बहुत जल्दी। तो मई 17 को पहली बार शनि रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। और अगर मुझे ठीक से याद है तो शनि वहीं रहने वाले हैं शायद अक्टूबर तक। अक्टूबर में वापस वो निकल करके उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में आएंगे और उसके बाद फरवरी अगले साल वो फिर से शनिदेव रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। शायद जून तक वहीं रहने वाले हैं और उसके बाद फिर से शनिदेव जो हैं अक्टूबर 27 में फिर से रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 28 मार्च के आसपास कहीं फिर वो निकलेंगे और अश्विनी नक्षत्र में आखिरी बार प्रवेश कर जाएंगे। तो इस बात का और भी ज्यादा महत्व हो रहा है कि शनिदेव जब उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में हमें लेखा जोखा करने को कह रहे हैं और उन चीजों का अंत और नई चीजों की शुरुआत करने जाएंगे वो अभी इस बार मई में, तो फिर वो एक बार वापस मुड़कर पूछेंगे कि कुछ रह तो नहीं गया। और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे नई शुरुआतों के लिए अश्विनी नक्षत्र में, फिर वापस मुड़कर एक बार और आएंगे कि और कुछ तो खत्म करना नहीं रह गया। तो इस बार विश्व के लिए काफी कठिनाइयां होने वाली हैं जहां जहां गलत है ये विश्व, और जहां जहां अच्छी चीजें हैं उन चीजों को आगे बढ़ाने में भी शनिदेव बहुत ही सहायता करने वाले हैं। जो ये 3 बार बही खाता लेंगे, 2 बार जब वो आगे रेवती से बढ़कर के वापस उत्तर भाद्रपद में जाके पीछे जाएंगे और एक बार जब वो अश्विनी में आगे जाकर के फिर पीछे आएंगे रेवती में, ये देखने के लिए कि कुछ और रह तो नहीं गया। तो ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मोटा मोटा मई 26 से लेकर के मार्च 28 तक का जो वक्त है ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है हम सभी के लिए, ये समझने के लिए कि हमें अपने जीवन को किस प्रकार से दिशा देनी है, क्या करना है, कैसा करना है। तो अब से इस मई से लेकर के अगले 28 मार्च तक जितना अच्छा आपको मार्गदर्शन मिल सके, जितनी अच्छी आपको सीख मिल सके, जितना आप अपने जीवन में परिवर्तन कर सकें, इन सभी चीजों पर ध्यान दीजिएगा। ये मेरी आपसे सबसे बड़ी जो गुजारिश है, आपको एक मार्गदर्शन है, चेतावनी मान लीजिए इसको, जैसे भी आप इसको लें, समझ लीजिए, इससे आपको बहुत फायदा होगा। और आपके घर में अगर कोई बच्चा है जो 15 से 20 साल की आयु, 25 साल की आयु का है, तो उसके लिए तो और भी ज्यादा ये आवश्यक हो जाता है क्योंकि उसके तो अगले 30 साल बहुत ही निर्णायक होने वाले हैं, क्योंकि उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंश ये आने वाला है। तो सभी माता पिताओं से ये प्रार्थना है कि आप अपने बच्चों को बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन दिलवाएं, क्योंकि उस पर निर्भर करेगा कि उनका भविष्य कितना उजागर होता है। अब थोड़ा सा और बहुत जल्दी से हम ये देख लेते हैं कि शनिदेव जब रेवती नक्षत्र में आएंगे तो वो किस प्रकार की ऊर्जा का गठन करेंगे, किस प्रकार की ऊर्जा को वो हवा देंगे, अपनी अपनी वायु प्रदान करेंगे सभी राशियों के लिए। तो याद रखिएगा, हर राशि के लिए मीन राशि किधर बैठी है ये बहुत आवश्यक हो जाता है। शनिदेव हवा देंगे, ऊर्जा देंगे मीन राशि से अगली राशि मेष राशि, जिस भी भाव में आपके बैठी है उस भाव को,
उस भाव से जुड़े परिवर्तन को, उस भाव से जुड़े सवालों को, उस भाव से जुड़े हुए जो भी आपके अधूरे कर्म हैं या जो कर्म आपने बिल्कुल शुरू ही नहीं किए हैं। तो यहां से शुरू करते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं मेष राशि। तो मेष राशि वालों के लिए मीन राशि उनके 12वें घर में है, यानी कि शनि देव उनके 12वें घर में रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और वो चीजों को समाप्त करेंगे और एक नई ऊर्जा को उजागर करेंगे। किस चीज के लिए? उनके पहले घर से, पहले भाव से जुड़ी हुई, यानी कि जहां मेष राशि स्वयं बैठी है और पहला भाव, पहला भाव क्या है? आपकी पहचान से जुड़ी है, आपके अस्तित्व से जुड़ी हुई भाव है। तो मेष राशि वालों के लिए शनिदेव जैसे ही रेवती नक्षत्र में आएंगे और अश्विनी नक्षत्र की तरफ बढ़ेंगे तो आपके पहचान की पुनर्गठन से जुड़े हुए सवाल उठने लगेंगे आपके मन में और आप उस पर कार्य कर सकते हैं। अगर आपको सही मार्गदर्शन है, अगर आपके अंदर सही ऊर्जा है, सकारात्मक विचार हैं, तो आप कर पाएंगे। और अगर आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा नहीं है, सही विचार नहीं है, सही मार्गदर्शन नहीं है, तो ये मौका आप खोने वाले हैं। तो मेष राशि वालों के लिए शनिदेव पहचान के पुनर्गठन, पहचान और आपके अस्तित्व की से जुड़ी हुई सवाल, अस्तित्व को उभारने के सवाल, इन पर आपको ध्यान देने और काम करने पर मजबूर करेंगे। वृषभ राशि के जातक जो भी हैं उनके लिए मीन राशि उनके 11वें भाव में है और 11वें भाव में बैठ करके शनिदेव सब लेखा जोखा कर रहे हैं और वो उजागर करेंगे उनकी 12वें भाव के ऊर्जा को, सवालों को। तो वृषभ राशि वालों के लिए यह सवाल उठने लगेगा कि धन और मूल्यों का पुनर्गठन किस प्रकार से होना चाहिए, किन मूल्यों से मैं अपना जीवन जी रहा हूं, क्या धर्म का पालन मैं कर रहा हूं, किस प्रकार से मैंने धन का संचय किया है या धन का व्यय किया है, क्या कौन सा धन मेरे लिए उत्तम है, किस प्रकार के धन मुझे संजोने चाहिए। ऐसे कई प्रश्न उनको उठने लगेंगे और वृषभ राशि वालों के लिए तो आध्यात्म की तरफ एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक ऊर्जा शनिदेव उनको देने वाले हैं, उनके आध्यात्मिक जड़ों के लिए, उनकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, ऐसा मेरा आंकलन कहता है। आप बाकी आपके जो राशियां हैं, आपके जो भाव हैं, आपके जो ग्रह, उनके भावों में ग्रह बैठे हुए हैं, ये बताएंगे कि आपके लिए किस प्रकार ये ऊर्जा होने वाली है। और वापस जैसे मैंने कहा, अगर आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा है और अगर आपके पास सही दिशा है, मार्गदर्शन है, तो आप इसका लाभ उठा पाएंगे, नहीं तो ये व्यर्थ होगी ये ऊर्जा। जो मिथुन राशि के जातक हैं उनके लिए मीन राशि उनके 10वें भाव में बैठी है और उनके 11वें भाव से जुड़े हुए सवालों को उजागर करने वाले हैं शनिदेव। तो शनिदेव ये पूछेंगे उनसे कि आपका सोच, आपके जीवन के जो गुण हैं वो किस प्रकार हैं, आपके अवगुण क्या हैं, आप किस प्रकार से विचारों का आदान प्रदान करते हैं, हम नेटवर्किंग जिसको कहते हैं ना, जो आप संचार है, किस प्रकार से आपकी छवि है, इन सब चीजों का पुनर्गठन से जुड़े हुए सवाल शनिदेव उठाने वाले हैं। और अगर आपके पास अच्छा मार्गदर्शन है तो आप इसमें वापस अच्छा कर पाएंगे। आप अपने लाभ से जुड़ी हुई, अपने सोच विचारों से जुड़े हुए चीजें कर पाएंगे, आपकी बुरी आदतों से आप उभर पाएंगे अगर आप अच्छे मार्गदर्शन से काम करते हैं। तो जो कर्क राशि वाले जातक हैं उनके लिए मीन राशि उनके भाग्य भाव में है, यानी कि 9वें भाव में, और 10वें भाव से जुड़े हुए जो सवाल है, माफ कीजिएगा, हाँ, कर्क राशि के लिए 10वें भाव से जुड़े हुए जो सवाल हैं उनको उठाने वाले हैं शनिदेव। तो शनिदेव कहीं ये पूछेंगे कि क्या आप जो भी काम करते हैं उसमें क्या आप भावनात्मक तो नहीं होते जा रहे, क्या आपके परिस्थितियों में, आपके पारिवारिक परिस्थितियों में किसी परिवर्तन की आवश्यकता है जिससे आप अपने कार्य क्षेत्र में और ज्यादा
उजागर हो सकें और अपने कार्य क्षेत्र में और सुदृढ़ता से आप काम कर पाएं, इस प्रकार के प्रश्न कर्क राशि के जातकों के लिए उठने वाले हैं। सिंह राशि के जो जातक हैं उनके लिए मीन राशि उनके 8वें भाव में बैठी है और 8वें भाव में बैठ के उनके 9वें भाव से जुड़े हुए प्रश्नों को उठाने वाले हैं। तो सिंह राशि के लिए कहीं ना कहीं शनिदेव पूछेंगे, आप कौन से धर्म का पालन कर रहे हैं? क्या आप धर्म का पालन करने की जगह अहंकार में तो नहीं फंसे पड़े? क्या आप सत्ता के लालच में तो नहीं फंसे पड़े? क्या आप अपने पदवी और इन सब चीजों के जो ताकत है उसमें तो मदमस्त नहीं हो रखे? तो इन सब चीजों की आपकी परीक्षा होने वाली है। तो आपके अहंकार की परीक्षा होने वाली है, आपके सत्ता के जुड़े हुए चीजें, आपके ओहदे से, इन सब चीजों से आपकी परीक्षा होने वाली है। थोड़ा सा विराम लेकर के मैं ये वापस फिर कहूंगा कि हर जातक को अपनी पूरी कुंडली का विश्लेषण करना आवश्यक है, ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि मैं जो भी कह रहा हूं ये केवल और केवल आपके लग्न और जहां पर आपकी मीन राशि बैठी है उस भाव और उसके अगले भाव को देख करके मैं बता रहा हूं कि क्या हो सकता है आपके लिए सवाल। लेकिन इस प्रकार की ऊर्जा आएगी जरूर आपके जीवन में। वो क्या फल देगी, क्या फल नहीं देगी, ये आपकी कुंडली पर निर्भर करता है। वापस हम देखेंगे कन्या राशि वाले। जो कन्या राशि वाले हैं उनके लिए मीन राशि उनके 7वें भाव में है, तो उनके 8वें भाव से जुड़े हुए प्रश्न उठने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं जो जो चीजें छुपी हुई हैं, जिन चीजों पर कन्या राशि वालों ने ध्यान नहीं दिया, जैसे अगर व्यवसाय पर ध्यान नहीं दिया, संपत्ति पर ध्यान नहीं दिया, स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया, तो जिस भी चीज में सुधार की आवश्यकता है उनसे जुड़ी हुई चीजों पर शनिदेव कन्या राशि वालों का ध्यान ला सकते हैं। और उसके बाद वो क्या करेंगे ये उनके मार्गदर्शन पर निर्भर करता है। जो तुला राशि वाले हैं उनके लिए मीन राशि उनके 6ठे भाव में है और उनके 7वें भाव से जुड़े हुए प्रश्नों को उठाने वाली है। और सबसे बड़ी बात यहां पर शनिदेव आपको प्रेरित करेंगे ये समझने के लिए कि क्या मैं हर इंसान को उसी तरह से देखता हूं जैसा वो है, या कि मैं अपने असंतुलनों के द्वारा अपने साथ के लोगों को देखता हूं, चाहे वो मेरे पति पत्नी या बच्चे क्यों ना हो या घर वाले क्यों ना हो या मेरे साथ काम करने वाले लोग हों या मुझसे जुड़े हुए लोग हैं, उनके उनके प्रति, सबके प्रति मैं किस प्रकार का दृष्टिकोण रखता हूं, इस प्रकार के सवालों पर शनिदेव आपका ध्यान लाने वाले हैं। जो वृश्चिक राशि वाले लोग हैं उनके लिए शनिदेव उनके 5म भाव में हैं इस वक्त मीन राशि में, और आपके 6ठे भाव से जुड़े हुए प्रश्न उठाने वाले हैं। और खास करके अब 6ठा भाव हमें पता है ऋण रिपु रोग का भाव है, लेकिन यहां पर बहुत ही एक महत्वपूर्ण चीज है, आपकी मानसिकता क्या है और आपकी मानसिकता में शुद्धि है कि नहीं। तो ऋण क्या है? आर्थिक चीजों से जुड़ी हुई बात है। रिपु यानी कि आपके संबंधों से जुड़ी हुई चीज है, और रोग आपके शरीर से जुड़ी हुई चीजें हैं। तो वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए शनिदेव ये पूछेंगे कि आपकी संपत्ति के प्रति, धन के प्रति, आपके लोगों के प्रति, आपके शरीर के प्रति आपकी किस प्रकार की मानसिकता है, क्या उस मानसिकता में शुद्धि है कि नहीं है। इन प्रश्नों पर शनिदेव आपका ध्यान लाने वाले हैं। जो धनु राशि वाले जातक हैं इनके लिए मीन राशि 4थे भाव में है और इनके लिए 5वें भाव से जुड़े हुए प्रश्न शनिदेव उठाएंगे। तो यहां पर विश्वास से जुड़े हुए प्रश्न उठाएंगे, धर्म से जुड़े हुए प्रश्न उठाएंगे, विवेक से जुड़े हुए प्रश्न उठाएंगे, और इन सभी चीजों का मूल्यांकन होने वाला है। और मूल्यांकन होने के बाद शनिदेव आपको प्रेरित भी करेंगे इनको बदलें। याद रखिएगा 5वां भाव वापस धर्म का भाव भी है, 1, 5, 9 ये धर्म के भाव हैं और ये अग्नि भाव भी है। तो यहां पर जब शनिदेव की दृष्टि आती है तो काफी ऊर्जा पड़ती है इन चीजों पे, और वो प्रेरित करते हैं क्योंकि उन्हें देवगुरु बृहस्पति के कार्यकत्व जो धर्म से जुड़े हुए हैं ये अत्यंत प्रिय हैं, क्योंकि वो खुद धर्म से उठे कर्म, धर्म से उठे अनुशासन, इन सब चीजों का मूल्यांकन करते हैं। इसलिए धनु राशि वालों के लिए
बहुत आवश्यक है कि समझें कैसे करना है इन सब चीजों को। जो मकर राशि के जातक हैं उनके लिए शनिदेव मीन राशि में उनके तीसरे भाव में हैं, तो उनके चौथे भाव से जुड़े हुए प्रश्न वो उठाने वाले हैं। सुख, शांति, परिवार और इन सभी के बीच में शनिदेव अवश्य पूछेंगे कि आपकी महत्वाकांक्षाएं क्या हैं और आपकी महत्वाकांक्षाएं किस प्रकार से आपके सुख और शांति के आड़े आ रही हैं। ये प्रश्न शनिदेव अवश्य पूछेंगे। कुंभ राशि के जो जातक हैं उनके लिए शनिदेव मीन राशि में उनके दूसरे भाव में हैं और उनके तीसरे भाव से जुड़े हुए प्रश्न पूछेंगे। तो वो अवश्य पूछेंगे कि आपकी कर्मठता क्या है, आप किस प्रकार से परिश्रम कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, आप समाज से किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, आपकी सामाजिक विचारधारा क्या है और उसमें किस प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता है। और इन सब चीजों पर शनिदेव मजबूर करेंगे कि आप किसी न किसी प्रकार से आप काम करें। जो मीन राशि के जातक हैं, मीन राशि के जातकों के लिए शनिदेव उनके लग्न में ही हैं और वहां से वो उनके दूसरे भाव को देख रहे हैं और दूसरे भाव को देखते हुए वो ये प्रश्न उठाएंगे कि आप किस प्रकार के मूल्यों को लेकर के चल रहे हैं और किस प्रकार की चीजों को अब आपको खत्म करके आगे नई शुरुआत करनी है, किस प्रकार की चीजों में आपको अपने धन संचय पर ध्यान देना है, अपने परिवार पर ध्यान देना है। इन सब चीजों पर शनिदेव आपसे प्रश्न उठवाने वाले हैं। तो याद रखिएगा ये सभी चीजें जो मैंने कही ये बहुत ही आवश्यक आपको ये समझना है कि शनिदेव जी मीन राशि में उत्तरभाद्रपद नक्षत्र से निकलकर रेवती नक्षत्र में आ रहे हैं और रेवती नक्षत्र से निकल करके अश्विनी नक्षत्र में जाएंगे। 3 बार वो आगे पीछे होने वाले हैं अपने वक्री और मार्गी होने की वजह से। एक बार वो रेवती नक्षत्र से निकल करके अश्विनी नक्षत्र में पहली बार वो रेवती नक्षत्र में जाकर वापस उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में आएंगे इस साल अक्टूबर के आसपास। अगले साल फिर फरवरी में वापस जाएंगे रेवती नक्षत्र में और फिर उसके बाद जून में कहीं वो अश्विनी में जाकर के वापस अक्टूबर के आसपास फिर वापस रेवती में आएंगे और 2028 के फरवरी अंत मार्च के शुरुआत में वापस वो अश्विनी नक्षत्र में जाएंगे। तो इन सभी समय के दौरान वो बार बार आकर पूछेंगे क्या सवाल हैं आपके लिए और आप किस प्रकार से उनका उत्तर दे रहे हैं, किस प्रकार से मार्गदर्शन पा रहे हैं, किस प्रकार से अपना जीवन सुधार रहे हैं। ये समय आप सभी के लिए बहुत ही आवश्यक समय है। अगले 30 वर्षों में आप किस प्रकार से प्रगति कर पाते हैं अपने जीवन में, ये तय करेगा कि आप रेवती नक्षत्र में जब शनि है उस समय का आप प्रयोग कैसे कर पाते हैं। जाते जाते एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आपसे मैं ये कहना चाहूंगा कि हम में से कई सारे लोग ये पूछते हैं कि हमारे जीवन में परेशानियां क्यों हैं, हम बार बार चोट क्यों खाते हैं। उन सभी में एक वजह है शनि की दृष्टि। जब शनिदेव अलग अलग भावों में जाते हैं और किस प्रकार से वो आपके धर्म और कर्म और आपके जो मूल्य हैं, आपके जो संबंध हैं और उनके परिणामों को वो भांपते हैं, तो वो क्या कहते हैं और किस प्रकार से आपको अपने साढ़े साती के दौरान, आपकी ढैया के दौरान या जिस प्रकार से वो अपनी दृष्टि डालते हैं महत्वपूर्ण घरों पर, महत्वपूर्ण ग्रहों पर, इन सभी चीजों से हमारे जीवन की शांति या जीवन में होने वाली अशांति पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। शनिदेव केवल एक नहीं है जिनकी वजह से अशांतियां होती हैं, पर ये क्योंकि मैं शनिदेव पे बात कर रहा हूं इस वक्त, ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। तो आशा करता हूं कि इस जटिल विषय पर जो भी मैंने आपको बताया ये आपको समझ में आया होगा और आपको अगर नहीं समझ में आया तो वापस आप इस वीडियो को देखिए। अगर आपके कुछ प्रश्न हैं तो मुझसे पूछिए, मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से ये समय भविष्य में मेरे साथ क्या होगा ये सोचने का नहीं है, भविष्य में मुझे क्या करना है, मुझे कैसे अपने जीवन को सकारात्मक करना है और नकारात्मक तरीकों से नकारात्मक चीजों से कैसे दूर हटना है, इसके बारे में सोचने का ये समय है।
आशा करता हूं आप ये कर पाएंगे। पर जो चीज मैंने शुरू में कही, इस वक्त आपके लिए जरूरी है अच्छा मार्गदर्शन, एक अच्छे गुरु का होना, अच्छी विद्या का होना, और आपका अहंकार उस विद्या, उस मार्गदर्शन के आड़े ना आए और आप स्वार्थी ना बन जाएं, परंतु आप अपने लिए जो लंबे समय के लिए क्या आपके लिए सही है, दीर्घकालीन क्या सही है, उसको देखें, ना कि तात्कालीन क्या चीजें आपको पसंद हैं या आपकी क्या सहूलियत है। इसको ना देख करके आप दीर्घकालीन चीजों को देखें। ये ऐसा समय है अब से लेकर के मार्च 28 तक। जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसे ही एक विषय पर बात करने के लिए। तब तक के लिए जय महाकाल, जय मां काली।